बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आइन का हुलिया एक मरतबा फिर से बदलने की बातें, यानी कि 28वीं तरमीम के नाम पर नई सलावातें सुनाई जा रही हैं। बाज़ गश्त है कि हुकूमत वोटर की उम्र साल कई से 18 से बढ़ाने की इरादा रखती है और ये फ़र्ज़ करती है कि मुल्क में 18 से 25 साल तक जाया जा सकता है। इस वक्त मुल्क में 18 से 25 साल के दरमियान जो वोटर्स की तादाद है वो 2 करोड़ 47 लाख के करीब बनती है, जबकि नौजवान वोटर्स कुल तादाद का, या आप कह लीजिए कि पाकिस्तान का 64% जो तबका है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों को वोट के हक से महरूम कर पाएगी या कर सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा गुज़श्ता रोज़ हमारे इसी प्रोग्राम नाइट एडिशन में शामिल थे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 18 साल की उम्र में बच्चे में शऊर नहीं होता। हर पार्टी का एक मंशूर है और मंशूर पढ़कर वोट देना चाहिए, तो 18 साल का बच्चा मंशूर को कैसे समझ सकता है? जब बिलावल भुट्टो जरदारी 19 साल की उम्र में थे तो पार्टी के चेयरमैन बना दिए गए, तो फिर इस उम्र का नौजवान वोटर क्यों नहीं बन सकता? ये एक अहम नुक्ता है जिसे उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा और अहले सियासत एक दूसरे से शदीद रंजीदा है। मईशत हचकोले खा रही है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की जानिब से एक और गोल मेज कॉन्फ्रेंस की तजवीज भी दी गई है, जबकि वो हुकूमती इत्तेहाद को खोटा सिक्का करार देते हुए ये कहते हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाना निहायत जरूरी है। उधर तहरीक इंसाफ मुजाहमत का रास्ता चुन चुकी है, मगर क्या कभी सियासी दबाव आज़ादी का परवाना साबित हो पाए हैं? इसी पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। दुरानी साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी तक जो एक हमें सियासत के अंदर हकीकी आज़ादी के नाम पर एक जो जंग नज़र आती है, उसमें सबसे बड़ा जो तबका है वो नौजवानों का है, और उन नौजवानों का ये मकसद और मुतालिबा है कि उन्हें अपनी मर्जी के फैसले करने का इख्तियार और अपने वोट का हक का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हुकूमत ये सोच रही है कि नौजवान जो है वो 18 साल वाले शायद सही से परख नहीं पाते, तो बात 20, 22, 25 तक जा सकती है। आपका ख्याल है कि ये एक दुरुस्त फैसला होगा हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत का मसला जो है वो उम्र नहीं है। हुकूमत का मसला सिर्फ इलेक्शन जीतना है। तो मैं एक तो पहला मशवरा तो ये दूंगा कि वो अपनी सोच बदलें। मतलब सोच बदलने से मतलब ये है कि वोटर की उम्र बदलने के बजाय वोटर की सोच बदल दें, कि वो ऐसे वोटर को लिस्ट करें जो सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून का वोटर हो, बाकी सारों को लिस्टों से निकाल दें, ताकि एक दफा मसला ही हल हो जाए। मतलब ये है कि एक 18 साल का लड़का जो है वो बस चला सकता है, ट्रक चला सकता है, जहाज चला सकता है, हाँ, पार्टी चला सकता है, आपने भी मिसाल भी दी, लेकिन वो एक अपने वोट को नहीं दे सकता। तो मतलब ये एक क्या बीमार जहन की क़यादत है और एक बीमार अप्रोच के साथ चल रही है। ये इलेक्शन चाहते ही नहीं है। मेरा तो ख्याल है इलेक्शन ही नहीं अब खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इसी असेंबली जो बैठी हुई है ना, इसको ता हयात जो है इसको इम्यूनिटी दे दें कि ये जो आ गई है फॉर्म 47 वाली, ये ता हयात चलती रहे। मतलब ये तो ऐसा एक मजाक है जो कौम के साथ नहीं कर रहे, हकीकत में ये अपने साथ कर रहे हैं। अपने आप को इनके बारे में तो फिर तारीख में इन्हें इंसानों के नहीं कार्टूनों के नाम से इनको याद किया जाएगा। ये सियासत के कार्टून है जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और इनके ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो ये दे रहे हैं और जिस किस्म की अमेंडमेंट्स ये कर रहे हैं, उसके बाद इन्हें तारीख जो है वो किसी सियासी लीडर या सियासी कारकुन के नाम से नहीं पहचानेगी, इन्हें सियासी कार्टून के नाम से पहचाना जाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर तो सच्ची बात यह है कि ना बात करने को दिल करता है, ना इनकी इस सोच के ऊपर जो है ये एक बीमार जहन की, बीमार शिकस्त खुर्दा लोगों की सोच है। ये इंसानियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये कोई वो नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं डिबॉश किस्म की और एक शिकस्त खुर्दा और एक बीमार जहन के लोग हैं जो कि इस वक्त सियासत की बात कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन दुरानी साहब हमारे लिए बड़ा ही बाइस परेशानी ये मामला है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिन दो जमातों की तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात आपने की है, ये दो पुरानी सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत के लिए भी लड़ती हैं, जो ये समझती हैं कि जमहूरियत परवान भी चढ़नी चाहिए और जमहूरियत का वाहिद रास्ता जमूर से गुजरता है। और जमूर इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो 64% इस आबादी का नौजवान तबका है। हमारे लिए परेशानी का मामला ये है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा तबका वो इस मुल्क से जाता है, वो पाकिस्तान में बरसरे रोजगार नहीं रहना चाहता, वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इस मुल्क से जा रहा है। एक तरफ हम ये फैसला करते हैं कि हमने अपने मुल्क को बहुत आगे लेकर जाना है, तरक्कियों की बुलंदियों तक लेकर जाना है, मगर दूसरी तरफ इस किस्म के इकदाम कितने मोहलक साबित हो सकते हैं खुद इन दोनों सियासी जमातों के लिए? देखें, ये जो सोच है इन दो जमातों की, इसकी वजह यह है कि ये एक मरूसी आमरीयतें हैं, ये मरूसी मार्शल लॉ है जो इन्होंने लगाए हुए हैं। इनके तमाम इक़दामात देखें, इनके घरों के अंदर होने वाले फंक्शंस देखें, इनकी जिंदगी देखें, इनकी सोच देखें। ये बादशाहत के लिए अपने आप को और अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं। मैंने मिसाल ऐसे नहीं दी, किसी वजह से दी है। इनकी सोच में फिरौनियत है। और मैं कह रहा हूं कि ये हमने अभी तक पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा अपहीवल नहीं देखा जिसके नतीजे में इनडिस्क्रिमिनेट जो है लोगों ने रिएक्शन किया हो। हम बड़ी महज़ब और बहुत समझदार कौम है। जो कुछ बांग्लादेश में हो गया, जो कुछ नेपाल में हो गया, दुनिया के कई ममालिक में हो गया, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोच है, ना ये जमहूरी है ना ये आईनी है। ऐसी किसी तरमीम, अभी 22वीं 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आइन तो रहा नहीं है। अब जो असेंबली इसको तरमीम करेगी, अब तो असेंबली की सूरत हाल जो एक राजवाड़े की है। मैं तो समझता हूँ कि आज अगर जमहूरियत करनी है तो उसका तरीका यह है कि आप जितने भी जमहूरी अजहान हैं उन्हें मुआशरे के अंदर जाके मुआशरे से डायलॉग करना चाहिए। इन लीडरों से जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनको तो कोई इस्तेहकाक ही नहीं है कि इनको इंसान अपनी क़यादत का जिम्मेदारी सौंपे। ये इख्तियार के गासिब है, ये फार्म 47 के मतलब दहशतगर्द, ये तो मतलब ये फितनतुल सियासत है पाकिस्तान की। मतलब ये वो फितना पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नई नस्ल को हमारे खिलाफ बागी बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारे अब इसके अंदर एक तसलसल आने लगा है दुरानी साहब, कतई कलामी की माफ़ी, इसके अंदर एक तसलसल जिसका शामिल किया जाना ऐन मुमकिन है और उसकी बाज़गश्त भी हो रही है सियासी हलकों में। आप बहुत ही बाखबर हैं, आप भी ये बात सुनते भी होंगे और जानते भी होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे अगर 28वीं तरमीम आ जाती है मुमकिन तौर पे, तो कहीं ना कहीं ये फैसला भी किया जाएगा कि जो असेंबली की मुद्दत है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम नौजवानों का रास्ता बंद समझ लें, इस मुल्क के मुस्तकबिल का रास्ता बंद समझ लें और जो सियासत की पॉलिसियां हैं वो इसी तसलसल से आगे बढ़ेंगी। देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं वो इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हम तो समझ रहे थे कि 28वीं तरमीम आएगी तो सूबों की बात होगी, बल्दियाती इदारों की बात होगी, उसके अंदर जो NFC अवार्ड की बात होगी। ये इन्हें कोई बात ही नजर नहीं आती। अपने लिए लाइफ इम्यूनिटी चाहते हैं, अपने लिए हर किस्म का ये समझते हैं आइन जो है कोई वो भूत बला है जिसको ये ऐसा बना लेंगे वो इनकी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। भाई, आइन तो अवाम का नाम होता है, अवाम की विल का नाम होता है, अवाम की सोच और उनकी सोच की रिफ्लेक्शन होती है आइन, उनका मुहाफिज आइन होता है। ये तो आइन को पाकिस्तान के अवाम दुश्मन बना के पेश कर रहे हैं। ये आइन के साथ तो क्या, ये तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इस असेंबली की मुद्दत तो इनके पास तो एक ही रास्ता है और ये उसके लिए भी तैयार होंगे कि आइन को जो है वो उसको मतलब असेंबली को ताहयात, मैंने तो पहले ही कह दिया कि जब तक ये सारे जिंदा हैं फॉर्म 47 वाले, उस वक्त तक कहेंगे यही असेंबली चलती रहेगी। अब ये कह रहे हैं कि 5 नहीं 10 साल होनी चाहिए, क्या है 25 साल कर दें, बैठे रहें, मतलब जो मरता जाए उसकी रिप्लेसमेंट भी घर से ही लेते जाएं। तो ये असल में ये ना जमहूरियत है, ना ये जमहूरी रवैया है, ना ये सियासत है। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मरूसियत और बादशाहत चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर 2 खानदानों की, बस। और उसके लिए जो भी तरमीम ये करें उसी डायरेक्शन। जी
ठीक है, लेकिन जिस तरह से हुकूमत के ऊपर आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद करती है और ये कहती है कि 2024 का जो हमारा इलेक्शन था या हमारा मैंडेट था वो हमसे छीना गया, ज़बरदस्ती छीना गया। लेकिन इन्हीं मैंडेट के साथ जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं की असम्बली में जाकर अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी बनते हैं और फिर एक बाकायदा एक कतार बनाकर तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक साहब का शुक्रिया अदा भी करते हैं, नोटिफिकेशन भी वसूल करते हैं। तो इस अमल को आप दुरानी साहब क्या समझते हैं, ये जमहूरी अमल है या फिर इक़्तिदार और इख्तियार में अपना हिस्सा है? असल में ये जो सब लोग असेंबली के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी सीटें अर्न तो की नहीं है। इनको जो कुछ मिला है वो उसकी बदौलत मिला है जो खुद जेल में है। इस वक्त ये कह रहे हैं जब तक कोई जेल में है उस वक्त हम फुल्ले लुट लें, जितने लुट सकते हैं, जितनी खुशियां मना सकते हैं हम मना लें, क्योंकि ता वक्त है कि कोई जेल से बाहर ना आ जाए। तो ये उसकी जेल की गिरफ्तारी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी सेलिब्रेशन के अंदर जो है ये हर चीज के अंदर खुशी इनके चेहरों से टपकती है। ये खुश होते हैं कि जी हमने ये कर लिया। ये आज तक आप मुझे ये बताएं कि कोई इनकी तरफ से मईशत के ऊपर वाइट पेपर आया हो, कोई इन्होंने पब्लिक के इश्यूज की रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ कहा हो। इनका हर जुमला एक जुमला होता है, हमारे कायद को रिहा किया जाए और उसके बाद बाकी सब कुछ हमारे लिए किया जाए। ये नहीं, मतलब ये सीरियस प्लेयर्स ही नहीं है। ये इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं कर रहे, ये अपनी जो छोटा मोटा पिटा पिटाया इक़्तिदार इन्हें मिला हुआ है उसी को एंजॉय कर रहे हैं और इक़्तिदार के ईवानों में घूम के वहाँ फोटो बना के ये खुश हो जाते हैं। तो मुझे पता है सुबह उठते हैं अखबार में अपनी फोटो देखते हैं तो समझते हैं कि जी इन्होंने अपना सब कुछ हासिल कर लिया। ये नहीं सोचते कि सुबह उठने वाले अवाम के किसी बच्चे को रोटी मिल रही है नहीं मिल रही। ये नहीं सोचते कि कितने बच्चे इस मुल्क से भाग के जा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि कितने गरीब जो हैं वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते। कितने लोग हैं जो बिजली का बिल, रोज बिजली बढ़ जाती है, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। इन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसके अंदर अवाम के इश्यूज के ऊपर इन्होंने आवाज ही उठाई हो, अवाम को एजुकेट। क्या हाल है इस वक्त? कोई कभी इन्होंने कहा है कि पेट्रोल के ऊपर कितने पैसे जो है हुकूमत जबरदस्ती अवाम से जो है जगह टैक्स ले रही है? किसी ने बताया कि इस जो IMF बता रहा है वो तक ये रिपीट नहीं करते। बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी शुक्रिया हमें आपने ये दे दिया, शुक्रिया हमें आपने। मतलब ये है कि बस लेके असेंबली की उसमें खुश है, लेकिन अब इन्हें क्या कहे इंसान। हम तो मतलब बात ही कर सकते हैं और आवाम की बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे इररिलेवेंट चीज जो है ना पाकिस्तान के अंदर दो है। ये ऑपोजिशन के रेफरेंस, एक अवाम इनके लिए रेलेवेंट है और एक इनका लीडर इनके लिए रेलेवेंट है। इनकी रेलेवेंस सारी जो है। अब आप ये दुरानी साहब ये जो लीडर की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब ये कशमकश शुरू हुई थी तो जो सबसे पहले आगाज़ में जो कोशिशें हमने देखी कि सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए, चीज़ें बातचीत से आगे बढ़नी चाहिए, आप उन लोगों में शामिल थे। बल्कि मैं कहूँगी आप ही अकेले वो थे जिन्होंने अपने तौर पर ये बीड़ा उठाया था और आपने ये मुलाकातें जो हैं बाकायदा तौर पर तमाम सियासतदानों को मिलाकर की थी और फैसले किए थे कि हमें चीज़ों को कूल डाउन करना है इस मुल्क के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात से आप बहुत करीब रहे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के साथ भी आप बहुत करीब रहे, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ भी आप करीब रहे, पीपल्स पार्टी को भी बड़ा अच्छे से जानते हैं। कल कायरा साहब ने हमें कहा कि अगर आपने इस पूरे माहौल को कूल डाउन करना है, मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करनी है, टेररिज्म से आपने फाइट करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। मगर उसमें सबसे बड़ी रुकावट वो कहते हैं कि इमरान खान है और इमरान खान की वजह से मुल्क इस पूरे बहरान के अंदर जो है वो फंस चुका है। आपकी राय भी यही है कि सिर्फ खान साहब ही इस सियासी मुकालमे में सबसे बड़ी रुकावट है या फिर दीगर सियासी जमातों के रवैये भी एक रुकावट की वजह है? मैं तो ये समझता हूँ कि वैसे तो मैं रिकॉर्ड पे हूँ कि मैं मुज़ाकरात का, चूँकि आपने बता दिया, मैं पहले दिन से दाई हूँ। अभी भी इन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है फवाद ने और बाकी दोस्तों ने, वो एक उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैंने उनके साथ भी मुकम्मल ताउन किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि डायलॉग हो। ये तो एक बात है, क्योंकि डायलॉग की शक्ल में हुकूमत ये महसूस करती है कि वो खुद चूँकि आइस ब्लॉक की तरह है, वो बर्फ की बनी हुई एक मूर्ति है। वो समझते हैं कि जो ही डायलॉग शुरू हुए हम मेल्ट हो जाएंगे, हमारी इफादियत खत्म हो जाएगी। वो एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान टकराव को अपनी बका का जरिया समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त
मुज़ाकरात के रास्ते का सबसे आसान रास्ता जो है वो इमरान खान से शुरू होता है। भाई आप मेरे से बात करेंगे, मैं अंदर जाऊंगा, इजाजत लेके आऊंगा, मैं कहूंगा बात तब शुरू होगी जब आप मुझे अंदर मिलने देंगे। भाई मुज़ाकरात का सिंपल सा तरीका है, जरदारी साहब उठे, मियां नवाज शरीफ साहब उठे, इमरान खान से जाके बात शुरू कर दें, बात शुरू हो जाएगी। भुट्टो साहब ने भी यूं ही किया था। भुट्टो साहब ने सारे कैदीन, बड़े मतलब सैकड़ों कैदियों को जिन पे भैंस चोरी से लेकर दहशतगर्दी तक के मुकदमात थे, उनको छोड़ के उनको अपने सामने बिठाया था और सामने बिठा के उनसे डायलॉग किया था, सक्सेसफुल डायलॉग था। आज का जो हर वो डायलॉग की बात जो किसी थर्ड पर्सन से करने की जाती है, वो जी असेंबली वाले से करें, फलां से करें, इसका कोई फायदा नहीं है। डायलॉग, मैं डायलॉग को जानता हूं और मैंने डायलॉग हमेशा कराए हैं, बैक ड्रॉप में और ट्रैक 2 पे मैंने सारे डायलॉग किए हैं। लेकिन रियल डायलॉग वो होगा जो हुकूमत और जेल में बैठे हुए कायदीन के दरमियान होगा। ये जो बाहर लोग फिर रहे हैं जिन्होंने ब्रोकर के आना है और जाना है, ये सिर्फ फोटो ऑप के लिए हैं। इनकी साथ डायलॉग की कोई अफादियत नहीं है। डायलॉग अगर आपने करना है, डायलॉग के रास्ते में और इमरान खान की गारंटी हर आदमी देने को तैयार है कि इमरान खान डायलॉग के लिए तैयार है, आप उससे डायलॉग करें। आप कहते हैं ये एक थर्ड पर्सन होगा, वो अंदर जाके पूछ के आएगा, फिर हमें आके बताएगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वजीर आजम साहब को मजाक नहीं करना चाहिए और मियां साहब को भी मजाक नहीं करना चाहिए, साहब को मजाक नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए और जाए ना अपने माजी को देखें, उन मुज़ाकरात को देखें जो पाकिस्तान की तारीख में जमहूरी लोगों ने की हैं। ये कौन सा तरीका है मुज़ाकरात का कि जी वो महमूद खान साहब को उसने इख्तियार दिया, वो कहते हैं जी पहले मुझे मुलाकात कराएं। मुलाकात के अंदर ही जो है 6 महीने गुजर गए। मुलाकात करने के बजाय जाके डायरेक्ट उससे बात कर लो। तो वो फिर मुलाकात करके आएंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर जाके पूछेंगे और बस सिर्फ फोटो उतरेगी और फोटो नहीं उतरेगी। ये फोटो ऑफ डायलॉग जो है, ये आप जो बात कर रहे हैं ना दुरानी साहब, जी दुरानी साहब, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, यही हमारा मखमसा हमें महसूस होता है कि अचकज़ई साहब के पास मुज़ाकरात का इख्तियार है, मगर वो मुज़ाकरात की बजाय मुलाकात पर बज़िद हैं। फिर जो अडियाला के बाहर बैठने वाले हैं, ज़रा बाहर बैठने वालों को अगर हम छोड़ के सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत पर चले जाते हैं, तो सूबाई क़यादत अपना रास्ता चुन चुकी है। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बड़े वालिहाना अंदाज में ये बात हमें बताई। उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाहमत का रास्ता चुन चुके हैं और एक प्रेशर बिल्ड होगा, उसी प्रेशर के तहत खान साहब से मुलाकात भी होगी और खान साहब की रिहाई भी होगी। अब मुज़ाहमत का रास्ता हम चुन चुके हैं, फिर ही मुफाहमत की तरफ जाएंगे। ये कितना दूरअंदेश फैसला है आपके नजदीक? देखिए, ये मुज़ाहमत का जो सबसे बड़ा तरीका होता है, जो सबसे साइब तरीका होता है, वो ये होता है कि आप पब्लिक के इश्यूज जो है उनको उठाते हैं। देखें, मैं मुज़ाहमत को, ये मुज़ाहमत के जी हम जाके सड़क पे बैठ जाएंगे और पुलिस से डंडे खा के वापस आ जाएंगे, जहाँ अपनी पुलिस होगी वहां हम बैठ जाएंगे, ये मुज़ाहमत नहीं होती। ये एक मुज़ाहमत का एक वो होता है, मतलब जिसे कहते हैं कैरिकेचर होता है। असल मुज़ाहमत का तरीका ये होता है कि आप आज के दिन के जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनको लेके पब्लिक के साथ निकलते हैं और साथ आपका, और ये साबित करते हैं कि आप लोग जिन्हें जेलों में डाला गया हुआ है, आप वो लोग हैं जो अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप वो लोग हैं जो अवाम से हमदर्दी रखते हैं ताकि अवाम आपके पीछे चले। इन्होंने अगर मुज़ाहमत करनी है तो मैं कितने इश्यूज बताऊं जो हर गली गली में बिखरे पड़े हैं, जो हर रोज का, मतलब जितनी बाहर से रिपोर्टें आ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान की मईशत, रोज बिजली का कहते हैं बिजली कम कर दी, अगले दिन पता लगता है बिजली का रेट बढ़ गया। पेट्रोल की दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल इस वक्त तारीख में दुनिया के सबसे बिक रहा है और पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल हम बिक रहा है। ये कहाँ है ये ऑपोजिशन? क्यों नहीं इन इश्यूज के ऊपर वो पब्लिक के सामने आके बैठते? क्यों नहीं इसके ऊपर वो भूख हड़ताल करते कि जी हमें, हमारे अवाम को क्यों मार रहे हो तुम गुर्बत से? क्यों नहीं इस महंगाई के इश्यूज को वो उठाते? क्या हुआ है आलू के साथ, क्या हुआ है इस वक्त फसलों के साथ, क्या हुआ है हमारी गंदम के साथ, क्या हुआ है हमारी चीनी के साथ? किसी ने उठाया? ये तो सारे पार्टनर टू क्राइम लगते हैं। कोई पब्लिक के इश्यू को उठाने के लिए तैयार नहीं। अब मोर ओवर जो है छुरी लेके आ गए हैं कि नौजवानों को कत्ल कर दो, जो 18 साल का हो उसके बाद उसके जो है वो
गर्दन घोट दो कि वो वोट देने के काबिल भी ना रहे। देखें, ये जो है ये जमहूरी तरीका नहीं है। जमहूरियत जी हम बस मज़ाहमत करेंगे, मज़ाहमत डजंट मीन सेइंग मज़ाहमत। मज़ाहमत कहने से मज़ाहमत नहीं होती। जलसे में खड़े होकर मज़ाहमत का लफ्ज इस्तेमाल करने से मज़ाहमत नहीं हो जाती। मज़ाहमत करने का तरीका तो ये होता है कि आप अवाम को मज़ाहमत के लिए तैयार करते हैं, अवाम को एजुकेट करती हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, क्या नाइंसाफी हो रही है, पूरी दुनिया के सामने। देखें, IMF हमारी हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे अपनी हुकूमती रिपोर्ट्स वो इनकी नाअहली की चीख चीख के जो है वो उसके ऊपर सजा। हमारी ऑपोजिशन जो है वो किसी यानी कि सड़क पे निकलना काफी नहीं है दुरानी साहब, सड़क पे निकलना काफी नहीं है। जो नौजवान तबका है उसकी मुश्किलात को हाईलाइट करना और उसका सद्देबाब करके उसको शऊर देना इसके लिए जरूरी है। और इस वक्त हमें ऐसा नजर आता है कि ये सिर्फ इख्तियार और इक़्तिदार की एक ताकत की एक जंग है जिसमें अवाम की मुश्किलात और उनका पुरसाने हाल फिलहाल हमें कोई नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मकबूजा बैतुल मक़दिस के मौजूदा हालात और तारीख के औराक। साल बदल गए लेकिन अगर नहीं बदला तो सहूनी नवाज किरदार। पहले यहूदियों की आबादकारी, फिर तारीख़ी बमबारी और अब अमन की राहदारी की बात की जा रही है। सुर्ख रंग में लिपटी हुई गाज़ा की पट्टी पर अमन मुआहदे के बाद भी आलमी ताकतें एक मरतबा फिर से आ झपटी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में गाजा के मामलात की निगरानी, सिक्योरिटी और बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी बोर्ड का ऐलान किया है जिसे बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया जा रहा है। आम नुक्ता यह है कि गाजा अमन बोर्ड के क़याम के दौरान फ़लस्तीनी नुमाइंदगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी गाजा पीस बोर्ड में शमूलियत की बाकायदा दावत दी है और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्रंप अमन मंसूबे का खैर मकदम भी कर चुके हैं, जबकि मुमकिना तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप से इसी हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में एक मुलाकात भी मुतवक्की है। एक अहम सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान गाजा पीस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार करता है तो इसका इख्तियार और किरदार क्या होगा। चूंकि पीस बोर्ड के क़याम का मकसद सिक्योरिटी से मुतालिक है, इसलिए ये सवाल भी अहले नज़र के सामने गूंज रहा है कि क्या इस मकसद के लिए पाकिस्तान से फौजी दस्ते भी गाजा भेजे जा सकते हैं। इस हवाले से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसके मुताबिक गाजा में पाक फौज भेजने के मामले पर गौर जारी है मगर कोई हतमी फैसला भी नहीं हुआ। फैसले से पहले पार्लियामेंट और इत्तेहादी ममालिक से मुशावरत जो है वो ज़रूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और सदर ट्रंप की मुमकिना मुलाकात को आलमी सतह पर पेश आने वाले हालात के पस मंज़र में ख़ास अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, वो मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात है कि गाज़ा के लिए हम ये देख रहे हैं कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान को जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत की दावत दी गई है, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को इसमें शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, शामिल होना चाहिए कि नहीं? बड़ा सिंपल सा मामला है कि अगर शमूलियत अख्तियार नहीं करता है और पाकिस्तान जैसे भारी भरकम और कवी मुल्क शमूलियत अख्तियार नहीं करते हैं तो फिर खून की नदी और वो जो गजा की जो सुर्ख पट्टी है तो वो तो उस नदी में दोबारा खून बहना शुरू हो जाएगा, जेनोसाइड दोबारा शुरू हो जाएगी। तो चॉइस दो ही हैं। अगर आप कहें कि बहुत उम्दा और बहुत आला है ये प्लान, मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि ये मुताबिकत नहीं रखता है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के साथ। मेरे पास 1 दर्जन के करीब इसमें नुक्ताचीनी है, लेकिन फिर इस तमाम नुक्ताचीनी जो मेरे जहन में है, तमाम मेरे जहन में जो इस मामले में इसके खिलाफ बात आती है कि ये नहीं होना चाहिए था और ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, तो मेरे जहन में वो भयानक ख्वाब आता है जो कि गजा में जब इजराइल ने अनाउंस कर दिया था कि हम जो बकिया लोग गजा में रह गए, और माइंड यू उस वक्त 3 लाख लोग गजा में थे, ये मैं बात कर रहा हूँ सीज फायर से 5-8 दिन पहले तक की, तो उस वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये सारे के सारे लोग टेररिस्ट समझे जाएंगे। उन्होंने अपने टैंक और तोपें और अपनी फौजें बिल्कुल करीब ले आए थे
तो वो जो मकतलगाह जो है, जिस खून की नदी से वो बहना था, वो मेडिटेरेनियन सी तक खून चला जाता और उसका रंग भी तब्दील हो जाता। तो लिहाजा उस चीज से बचत हो गई और 8 ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी एक सबसे भारी भरकम मुल्क है, वो ताकत के अस्करी कुव्वत के लिहाज से तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। और अब आपका सवाल कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए, अगर इसमें आप इसमें मीन मेखी निकालना चाहें, नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि आपके इस प्रोग्राम में टाइम हो तो मैं आपको बहुत सारे इस पे इसके खिलाफ मैं पॉइंट दे दूंगा कि पीस प्लान जो है वो मुताबिकत नहीं रखता है इंटरनेशनल कानून के। लेकिन अगर खून की नदी से बचाना है तो फिर बीच में पड़ना पड़ेगा। हमें अपने फैसले करने होते हैं, दुनिया को अपने फैसले करने होते हैं और दुनिया को फैसले करने होते हैं जो उस वक्त के हालात व वाकयात होते हैं। इस वक्त के हालात व वाकयात ये थे कि सीज फायर होना चाहिए था, खून की नदी बंद होनी चाहिए थी, जेनोसाइड बंद होनी चाहिए थी, जो कि बंद हुई। ठीक है, 400 अफराद फिर भी वो उन्हें शहीद कर दिया गया जब से सीज फायर हुआ है। लेकिन उसके लिए इजराइल के पास बहाना है। इजराइल क्योंकि फेज 2 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फेज 1 इंप्लीमेंट हुआ, जिसमें के ब्लू लाइन से इजरायली फौजें येलो लाइन पर चली गई, जो कि 53% इलाका गजा का अब भी इजराइल के कब्जे में है, यानी वो ऑक्युपाइड हैं। लेकिन उनकी कंडीशन क्या थी कि जब आईएसएफ जब आ जाएगी वहां, यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और जब वो टेक ओवर करेगी तो हम दोबारा ब्लू लाइन पर चले जाएंगे, यानी कि हम ऑक्यूपेशन छोड़ देंगे। तो अभी तो उनके पास बहाना है। खैर, आ जाते हैं वापस इस बात पर कि हमारे पास कोई बेहतर चॉइस नहीं थी। ओआईसी ने कोई आधे दर्जन मीटिंग कर ली, उन्होंने क्या किया? बंद करवा दिया खून की नदी। क्या उन्होंने जेनोसाइड बंद करा दिया? जवाब है नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल के 6 रेजोल्यूशन पास हुए, जिसमें एक सीज फायर 2024 में उसका रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, इजराइल नहीं माना, अमेरिका ने। अब आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर सदर, आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, और सबसे ताकतवर मुल्क का सदर, सबसे ताकतवर फौज का सदर, वो बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन है। और वो बोर्ड ऑफ पीस जो कि जिससे कम अज कम उस खून की नदी को बहाने से वो फिलहाल रोक सकता है, तो उसमें शामिल होने में क्या हर्ज है? मैं तो कह रहा हूं कि मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए डॉक्टर साहब, नुक्ताचीनी के जो मामलात हैं जी, जो नुक्ताचीनी है, मेरे पास बहुत से आम सवालात हैं। मैं चाहूंगी कि वो सवाल की सूरत में आपके सामने रखूं तो आपका जो मुदब्बिराना तज्जिया है वो भी हमारे सामने आए। लेकिन चलिए हम ये कह देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सर, क्या इस वक्त जो हमारी कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ चल रही है, जिस तरह बड़े अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान और अमेरिका के चल रहे हैं, पाकिस्तान को शराइत के साथ इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए? किस हैसियत में बनना चाहिए, या जिस हैसियत में उन्हें खड़ा कर दिया जाए पाकिस्तान उसी में शामिल हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान कोई एक आम मुल्क तो नहीं है कि जिस हैसियत में खड़ा कर दिया जाए। पाकिस्तान उस नेगोशिएशन में शामिल था जिसमें 20 पॉइंट इवॉल्व किया गया है बोर्ड ऑफ पीस का। तो अब पाकिस्तान कहे कि मैं शामिल नहीं था या 8 ममालिक शामिल नहीं थे, अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए? नहीं हटेंगे कोई भी मुल्क। उन्होंने बड़ी तदब्बराना बुरदबराना तरीके से इस पे गौर व ख्वास करने के बाद इसको एक्सेप्ट किया है। तो 20 पॉइंट ही तो हैं। अब इस 20 पॉइंट में आप कह सकते हैं कि कुछ लूज एंड्स हैं, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे वो लूज एंड अभी भी जारी रहेंगे। और उस 20 पॉइंट का अगर आप एक एक करके तस्करा कहेंगे, चाहे चीदा चीदा, तो कर दिया जाएगा। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को ये अख्तियार हासिल होगा जब चाहे वॉकआउट करके आ जाए, जब उसके देखता है कि उसके मैंडेट और उसके नेशनल इंटरेस्ट से बात, यानी कि पाकिस्तान का इस वक्त फॉरेन पॉलिसी क्या है? पैलेस्टीनियन का इंटरेस्ट, पैलेस्टीनियन की जानों को बचाना। क्या पाकिस्तान पूरा फलस्तीन खाली कराने वहां गया है? उनके मैंडेट में नहीं है और नहीं हो सकता है पाकिस्तान से, और ना ही पाकिस्तान को इस मामले में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त तक हालात हैं, उन हालात को उससे आगे खराब होने से रोकना, यही इस वक्त हिकमत अमली है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक 57 ममालिक, बहुत बड़ा ब्लॉक है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है। अगर ये चाहते तो कोई स्टैंड तो लेते, बहुत बड़ा भारी भरकम, नहीं लिया इन्होंने। तो अब ऐसे मामलात में, मारूजाती हालात में और माहौलियाती हालात में पाकिस्तान इसमें शामिल हो रहा है। जब चाहे वापस आ जाए, अगर वो समझता है कि नहीं
ये गलत हो रहा है। तो लेकिन शामिल होना चाहिए वो ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, जब तक ये जो जिन ममालिक ने कमेंट किया है, जिसमें यूएई है, कतर है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, जब तक वो शामिल नहीं होंगे इजराइल को बहाना मिलता रहेगा। और इजराइल वो जो 1897 में ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी थी, जब डिसाइड हुआ था, वो सिलसिले को जारी रखेगा, कोई उसमें पॉज नहीं आएगा। तो अभी एक हमारे नुक्ता क्या है, दरअसल जितने भी आपने मिनिस्टरों का नाम लिया, असल हमें कबाहत ये है और जायज बात है कि डीमिलिटराइजेशन में हम क्यों शामिल हो हमास के। लेकिन ना ये हमारे मैंडेट में या तो हमसे पहले डिस्कस करें कि क्या मामला है। हमास तो कहता है हम डीमिलिटराइज हो जाएंगे, 20 पॉइंट में वो दिया हुआ है, और 20 पॉइंट में वो दिया हुआ है, 19वीं पॉइंट में ये दिया हुआ है कि जब चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, हमास को सेफ पैसे, छठा पॉइंट है कि हमास को सेफ पैसे दिया जाएगा, जो रहना चाहेगा उसको एमनेस्टी दी जाएगी, छठे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद पैलेस्टीनियन कमेटी बन जाएगी, जो कि बन गई कल, जिसका नाम है ट्रांजिशनल टेक्नोक्रेट पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका सरबराह मुकर्रर हो गया, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स कुछ हो गए, कुछ बाकी हैं। फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात आएगी, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक को भी शामिल किया गया है एज अ मेंबर, और बाकी फंड जनरेशन की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम बहुत ही अहम और सेंसिटिव मौजू पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी ऐसा सोच नहीं सकते कि फेसबुक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपके पास कुछ लिंक्स आते हैं और वो लिंक्स आपको मुश्किल में डाल देते हैं। ये कोई अफसानवी बात नहीं है, ये आज ही के दौर की बात है। पाकिस्तान की, हम दुनिया को छोड़ दीजिए, सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये आज के साइबर दौर की एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक तरफ जहाँ पर सोशल मीडिया ने दुनिया भर में बसने वालों के दरमियान फासलों को कम किया है और बहुत से मुआशी और माशरती फ़वाइद भी दिए हैं, वहीं पर शरपसंदों का, या मैं कहूँगी पूरा एक माफिया है जिसने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ टूल्स को गैर कानूनी, तखरीबी और गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सादा लो अफराद हैं, वो उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे से दो चार हो जाती हैं। आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर ख़तरनाक, तौहीन आमेज़, जाली, धोखाधड़ी पर मबनी लिंक्स मौसूल होते हैं, जिसका जवाब देने के नतीजे में ये मासूम नौजवान हैं, बच्चे भी आप कह सकते हैं, इसमें बड़ी लोग, उम्र के भी लोग शामिल हैं, वो इसमें फंसते हैं और फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब कंट्रोल करने के लिए इदारे मौजूद हैं तो फिर ख़तरनाक लिंक्स आम सार्फिन तक कैसे पहुँचते हैं। और कई ऐसे जराइम हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मजहबी मुनाफरत का भी एक पहलू हमारे सामने आता है। उस पर बात करने के लिए इस वक्त IT एक्सपर्ट हैं कमल चीमा साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। कमल साहिबा, कुछ रोज़ पहले नेशनल असेंबली के अंदर शहरियार खान अफरीदी साहब की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया था कि बुलिंग होती है, ऑनलाइन हरासानी के बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था कि हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हो गया है। ये सब होता कैसे है? मतलब जो साइबर बुलिंग होती है या ऑनलाइन हरासा किया जाता है किसी को, ये किस तरह से मुमकिन होता है और लोग इसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे इसके तरीके हैं। देखिए, एक तो होता है कि आप किसी को एक मिलिशियस लिंक भेजें जिससे वो लगे, उसकी लुक एंड फील ऐसे हो कि जैसे आप अपने फेसबुक पे आ गए या इंस्टाग्राम पे आ गए और वो आपसे लॉग इन करने का कहे। अब वो बिल्कुल पेज ऐसा लगेगा कि वो फेसबुक का लॉग इन पेज है, मगर असल में अगर आप उसका URL गौर से देखेंगे तो उसका URL फेसबुक का URL नहीं होगा, उसमें कोई एक लेटर मिसस्पेल्ड होगा, कोई आगे पीछे होगा। तो जब आप उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो किसी हैकर या मिलिशियस इंटेंट जिस किसी यूजर के पास है उसके पास चला जाएगा। फिर उसके बाद वो आपके फेसबुक को एक्सेस कर सकता है, आपकी तस्वीरों को वहाँ पे पोस्ट कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को उल्टे सीधे मैसेजेस भेज सकता है, किसी और फ्रेंड को हैक कर सकता है यूजिंग जो ट्रस्ट उस फ्रेंड का आपके ऊपर है। उसको लगेगा कि आपसे मैसेज आया मगर वो आपसे नहीं, उसको मैसेज किया हुआ होगा। तो इस तरह से एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दें या कोई ऐसा लिंक भेज दें जिसके पीछे कोई मैलवेयर हो या कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर हो,
जो कि सॉफ्टवेयर आपको किसी ऐसे लिंक पे ले जाए जहाँ पे आप के जिस भी आप डिवाइस से उसको एक्सेस कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए जो आपका डेटा रिकॉर्ड करे या आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करे, या आपको किसी और तरह से आपके कोई वायरस डाल दे, आपके स्पाईवेयर डाल दे आपके होस्ट डिवाइस के अंदर। तो ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका ये होता है कि कोई ऐसा लिंक भेजे जहाँ पे आप कुछ खरीद रहे हैं और वहां पे आप अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और डिफरेंट चीज कोई इस तरह की चीज डालें, मगर वो प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, वो कोई इम्पर्सनेट कर रहा है वेबसाइट से आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए, तो वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ आपको लेके जाएगा। चौथा तरीका ये है कि किसी ने आपको हैक कर लिया, जिसमें आपको किसी ने कोई बातें की ऐसी जो आपकी तारीफें की, या कोई और इस तरह से करके आपको झांसा देके आपको अब ट्रैप कर लिया अपनी बातों में, और आपसे कोई ऐसी चीज मंगवा ली जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग है, कि आपने उनसे कोई चैट की ऐसी जो कि गैर मुनासिब थी, या अपनी कोई तस्वीरें भेज दी जो कि गैर मुनासिब थी, और फिर उसके थ्रू वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये इस तरह के और भी कुछ तरीके हैं, मगर ये मेन तरीके जो है वो किसी को साइबर क्राइम के और साइबर बुली करने के ये वाले तरीके हैं। ठीक है, लेकिन कमल साहिबा यही एक रीजन भी है कि अभी आप देख रही होंगी कि हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम जो था वो व्हाट्सएप से रिलेटेड आया था, और उसके अंदर हमने देखा आम अफराद तो एक तरफ, बहुत सी नामवर शख्सियात, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे एनालिस्ट थे जो इस व्हाट्सएप हैकिंग का शिकार हुए थे। वो भी इसी तरीके से होता है, या फिर उसके लिए कुछ मुतबादिल, या आपका मोबाइल नंबर या आपका कुछ ऐसा लिंक किसी के पास हो जिसकी वजह से हैकर आपको व्हाट्सएप हैक करता रहा हो? देखिए, व्हाट्सएप हैक करने का तरीका ये होता है कि आपने देखा होगा अक्सर कि व्हाट्सएप आप किसी और डिवाइस पे खोल सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। तो अगर कोई भी आपका डिवाइस एक्सेस कर ले, उस क्यूआर कोड को एक्सेस कर ले, तो वो किसी और डिवाइस पे भी व्हाट्सएप खुल जाता है। तो एक तो उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरा ये होता है कि व्हाट्सएप डिवाइस आप किसी नए डिवाइस पे खोल सकते हैं, नंबर डाल के आपको एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी का अगर किसी को वो हासिल कर ले कोई, तो वो दूसरे डिवाइस पे आपका व्हाट्सएप खुल जाता है और आपके जो ओरिजिनल डिवाइस है उससे लॉग आउट हो जाता है, इससे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है पूरी तरह से। तो वो बहुत सारी स्कैमर्स हैं जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके निकाले, जिसमें वो आपसे कहते थे कि मैं लैंड रिकॉर्ड से कॉल कर रहा हूँ, या मैं पीटीए से कॉल कर रहा हूँ, आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा अगर आप ये ओटीपी दे दें फौरन, तो आप अपना फोन ब्लॉक होने से बचा लें। तो वो कहते थे कि हमें आपका कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपके फोन पे एक ओटीपी आया होगा वो आप हमें दे दें। तो इस तरह किसी ना किसी तरह वो उनसे ओटीपी ले लेते थे। तो इस तरह जो है वो व्हाट्सएप को हैक कर लेते थे। तीसरा तरीका ये है कि पिछले दिनों इस तरह की एक चीज हुई थी कि जहाँ पे सिम इम्पर्सनेशन हमने देखी थी, कि जिसपे आपका जो नंबर है वो कहीं और खुल जाता है, उसी सिम फेक सिम पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और उस फेक सिम के ऊपर फिर ओटीपीज आ रहे होते हैं। और आपकी क्यों देखें, पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजें सिम के थ्रू होती हैं आजकल, जिसमें आपने देखा होगा बैंक अकाउंट्स भी आपके सिम पे ओटीपी आ रहा होता है, बिल्कुल आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ रहा होता है, आपके व्हाट्सएप में भी ऐसे होता है। तो अगर कोई भी हैकर आपकी कोई फेक सिम ले ले या सिम को इम्पर्सनेट कर ले, तो फिर वो बहुत एक खतरनाक अमल हो जाता है, और उसमें आपको काफी नुकसान हो सकता है और काफी तरीकों से आप हैक हो सकते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल है कमल साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, मतलब किसी ने अगर कोई लिखना पढ़ना नहीं भी जानता, तो उसके हाथ में मोबाइल है, और हमारे लिए जो अलमनाक चीज़ है वो ये है कि मजहबी मुनाफरत और तौहीन आमेज़ इस किस्म की चीज़ों के अंदर बहुत सारे लोग उठाए भी जाते हैं, जेलों के अंदर भी बंद हैं और साल की सज़ा भी भुगत रहे होते हैं, बावजूद इसके कि वो इनोसेंट होते हैं, मासूम। इन सादा लो अफराद को किस तरह से बताया जा सकता है कि ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है, ये आपने कंट्रोल नहीं करनी, और हुकूमत की सतह पे या आपको लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि अगर वो अपने मोबाइल के अंदर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपको कुछ अलार्म शो करेंगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें ये आपके लिए कितनी ख़तरनाक या मुहलिक साबित हो सकती हैं? देखिए, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैम चला था, केस चला था, जहाँ पे जो मैं हनी ट्रैप की पहले बात कर रही थी, एग्जैक्टली हनी ट्रैप नहीं था, मगर कोई शख्स आपके साथ दोस्ती करके फेसबुक पे या किसी और मैसेंजर की ऐप पे
आपसे दीनी बातें करना शुरू कर देते थे और कोई तौहीन आमेज गुफ्तगू शुरू कर देते थे, उसमें अपनी गुफ्तगू तो वो मिटा देते थे। अगर आपने कोई भी जवाब दिए तो आपके उन जवाबात को एक गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके तो ब्लैकमेल करते थे, आप केसेस डाल देते थे, लोगों पे बड़े केसेस डले जिसमें तौहीन रिसालत और इस टाइप के केसेस डले। और फिर इस तरह के और भी हमने देखे थे कि सुने कि इस तरह के और भी स्कैम्स आए जिसमें लोगों को बहुत बुरी तरह से इन दीनी मामलात पे हरासा किया गया। तो ये देखिए, इसके लिए एक जैसे आप कर रही हैं अभी, जिसपे मैं यहाँ पे आके आपके प्रोग्राम में इसके बारे में आगाही दे रही हूँ, इसी तरह की चीजें होने की जरूरत है कि जहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन चले, जहाँ पे सादा लोग अफराद को पाकिस्तान में जो कि मेजॉरिटी हैं या बड़े बूढ़े लोग हैं जो कि इजीली इन बातों में आ जाते हैं, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह स्कैमर्स डिफरेंट तरीके और नत में और तरीके निकाल के तो स्कैम करें। देखिए, इसका आसान तरीका ये है कि एक तो आप किसी अननोन नंबर से फोन ना उठाएं, कोई अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, किसी अननोन अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें, किसी अननोन फाइल को मत खोलें, और जब आप अपना किसी भी जगह जाके यूजर नेम और पासवर्ड डालें तो खुद लिंक डाल के उधर जाएं। ठीक है। लिंक पे क्लिक करके कोई पेज खुले तो उसके अंदर अपना यूजर नेम और पासवर्ड मत डालें। अगर आपके बैंक से कहीं से भी कॉल आ रही है तो आप उसको एंटरटेन मत करें। अपनी कोई भी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, अपना CNIC नाम, माँ का नाम, फोन नंबर, कुछ भी ना दें जब तक कि आप खुद नहीं इनिशिएट करते, खुद नहीं कॉल करते अपने बैंक। ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके जरिए इन तमाम चीजों की रोकथाम भी हो सकती है और खुद को महफूज भी रखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, मोबाइल अपने पास जरूर रखें, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत समझ और छोटी छोटी सी इन चीजों का अगर ख्याल किया जाए तो उन मुस्तकबिल की मुश्किलात से बचा जा सकता है जिसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।